हाय फ्रेंड्स, आज के इस एपिसोड में हम डिस्कस करने जा रहे हैं आपके साथ बजट 2022 की बहुत ही महत्वपूर्ण हाइलाइट्स जो आज प्रेजेंट हुआ है। सभी एक्ट्स के अंडर फ्रेंड्स हम डिस्कस करेंगे क्या क्या महत्वपूर्ण जो है अपडेट्स हैं, हाइलाइट्स हैं जीएसटी एक्ट में, डायरेक्ट टैक्सेस में और जो अदर फाइनेंसिंग से रिलेटेड है। वन बाय वन ईच एंड एवरी पॉइंट डिस्कस होगा। पूरी जानकारी लेने के लिए बने रहिए आप हमारे साथ इस वीडियो के एंड तक। और फ्रेंड्स, अगर आप हमारा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल टैक्स एक्सपर्ट MK गुप्ता। तो अब डिस्कस फ्रेंड्स, सबसे महत्वपूर्ण बात इस बजट में ये है कि जैसे 5 स्टेट्स में इलेक्शन होने जा रहे हैं, तो ये एंटिसिपेशन थी कि ये इलेक्शन बजट लोगों को टेम्परेरी खुश करने वाला ना हो, लेकिन इस बजट को इस तरह से बनाया गया है कि 25 सालों का जो ब्लूप्रिंट है उसको फोकस करा है। और ये बजट अगर हम लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से देखें और इकोनॉमी एज ए होल रख के सोचें देखें, तो ये बजट बहुत ही अच्छा बना हुआ है। और इस बजट में क्या है, इसमें हाउसिंग प्रोजेक्ट्स के लिए अच्छी एलोकेशन करी है, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट के लिए है, रिडक्शन इन इंपोर्ट ड्यूटीज है, डिजिटलाइजेशन है, डिजिटल यूनिवर्सिटी है। ये सभी चीजें हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट को बूस्ट करेंगी उन्होंने। तो वेरियस स्टेप्स, अदर स्टेप्स लाइक डिजिटल रूपी बाई RBI, डूइंग अवे विद वेरियस कंप्लायंसेस, इशुएंस ऑफ पासपोर्ट्स एक्सटेंशन, ये कुछ हैं, ये काफ़ी सारे स्टेप्स हैं जो हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट को, हमारा जो है उसको बूस्ट करने में काफ़ी हेल्पफुल होंगे। बाकी तो सारे पॉइंट्स ही हम वन बाय वन भी नेक्स्ट स्लाइड्स में डिस्कस करते रहेंगे। और कुछ चीज़ों में जो है, हाँ, तो फ्रेंड्स डायरेक्ट टैक्सेस के प्रपोजल्स पहले हम डिस्कस करते हैं। ये प्रोविजन है हमारे लिए फॉर फाइलिंग अपडेटेड इनकम टैक्स रिटर्न्स। ये काफी राहत वाली क्लॉज है कि 2 साल उस असेसमेंट के ईयर के खत्म होने तक हम लोग जो है अपने टैक्स की अपडेटेड इनकम टैक्स रिटर्न्स फाइल कर सकते हैं। और EMT जो है, मैट है, मैट के जो रेट हैं कोऑपरेटिव सोसाइटीज के लिए भी कम करके बेसिकली 18.5% से 15% कर दिए हैं, जैसा कि कॉरपोरेट सेक्टर के लिए था। तो जो पर्सन्स विद डिसेबिलिटी के लिए एन्युटी पेमेंट जो है उन्होंने डिफरेंटली एबल्ड पेरेंट्स के लिए वो प्रेस्क्राइब अपना प्रपोज करी है। और नेशनल पेंशन स्कीम में क्या करा है उन्होंने, जैसे सिस्टम सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए था वैसे ही उन्होंने जो सिस्टम है अब स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए कर दिया है। 18CCC में जो कंट्रीब्यूशन का जो रेट है उसको अलाउ किया है, पहले 10% था, 14% कर दिया गया है। स्टार्टअप्स जो 31/3/2023 से पहले स्टेब्लिश हो जाएंगे, जो पहले 31/3/23 था, अब जो है इन्होंने 1 साल से इसको एक्सटेंड कर दिया है। पहले 31/3/22 और अब 31/3/23 तक उनको टैक्स ब्रेक्स जो है अलाउ होती हैं वो अलाउ हो जाएंगी। और कमेंसमेंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग के लिए देखो, जो कॉरपोरेट्स न्यू स्टार्टअप्स हैं, कॉरपोरेट उसकी एंटिटीज न्यू स्टार्टअप्स, उनको जो है 15% ये उनको कंसेशनल रेट लगता है, उसको जो 31/3/23 तक था पहले, अब एक्सटेंड करके उन्होंने 31/3/24 तक परमिट कर दिया है। वर्चुअल डिजिटल क्रिप्टो करेंसी है, क्रिप्टो करेंसी एक बड़ा ही हॉट टॉपिक था इससे बजट से पहले कि इसका क्या होगा, कैसे होगा। तो इस क्रिप्टो करेंसी के लिए क्या किया गया है, जो भी क्रिप्टो करेंसी की ट्रांसफर के ट्रांजैक्शंस होंगे ये 30% पे टैक्स होंगे और इसके लिए कोई भी एक्सपेंसेस अलाउ नहीं होंगे।
अदर देन द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, एक्विजिशन की कॉस्ट के अलावा और कोई भी जे अलाउ नहीं होएगा। फ्रेंड्स, ये बहुत ही एक महत्वपूर्ण वो है। क्रिप्टो करेंसी में अर्लियर क्या था, कोई रेगुलेशन के लिए कोई प्रॉपर हमारे सिस्टम नहीं था, तो अब क्या कर दिया उन्होंने कि वर्चुअल डिजिटल एसेट्स 30% पे टैक्स होंगी, कोई एक्सपेंस की डिडक्शन नहीं है, जिस रेट पे आपने परचेज किया सिर्फ वही होएगा। अगर प्रॉफिट हो गया तो टैक्सेबल है, लॉस हो गया तो कोई सेट ऑफ नहीं है। टीडीएस एट द रेट ऑफ 1% जो है इस पे एप्लीकेबल होगा। कोई गिफ्ट वगैरह है तो वो टैक्सेबल होएगा इसका। नेक्स्ट डायरेक्ट टैक्सेस में उन्होंने कहा है कोई कॉमन क्वेश्चंस ऑफ लॉ है। पहले क्या था कि एक क्वेश्चंस ऑफ लॉ भी होता है, एक टैक्स पेयर ने फाइल करी, दूसरे ने फाइल करी, तीसरे ने फाइल करी, तो उसमें रिपीटिव अपील्स फाइल होती थी। इससे डिपार्टमेंट का भी टाइम वेस्ट होता था, टैक्स पेयर्स की भी वैल्यूएबल टाइम एज वेल एज रिसोर्सेज वेस्ट होते थे, और जुडिशरी का भी टाइम। तो अब उन्होंने ये कर दिया कि रिपीटिव अपील्स फाइल नहीं होंगी। ऑफशोर बैंकिंग यूनिट्स जो है इनको एग्जेम्पशंस मिलेंगी, और ईओपीज का जो सरचार्ज है वो 15% पे कैप कर दिया इन्होंने। सरचार्ज ऑन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स ऑन एनी एसेट्स, जो कैपिटल गेन्स पे सरचार्ज है वो 15% पे रिस्ट्रिक्ट कर दिया, कैप कर दिया, इससे ज़्यादा नहीं होगा। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस जो है वो एज बिजनेस एक्सपेंडिचर अलाउ नहीं होएगी अंडर सेक्शन। और सबसे जो मैं इसमें कहता हूँ जो बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है, नो सेट ऑफ लॉसेस अगेंस्ट अनडिस्क्लोज्ड इनकम ड्यूरिंग सर्च। सर्च के दौरान कोई अनडिस्क्लोज्ड इनकम मिलती है तो उसको कोई सेट ऑफ की सुविधा नहीं मिलेगी, फैसिलिटी नहीं मिलेगी, सेट ऑफ अलाउ नहीं होएगा। वो क्या करना है, जितना मिला वो इंडिपेंडेंट कंसीडर करा जाएगा, कोई सेट ऑफ कंसीडर नहीं होगा। अगर 4 करोड़ किसी की अनडिस्क्लोज्ड इनकम डिटेक्ट हुई है सर्च के दरमियान, और वो बंदा क्लेम करता है जी हाँ जी मेरी तो 5 करोड़ के पहले लॉस पड़े हैं, तो मेरी तो कोई एडिशनल लायबिलिटी नहीं है। अब जो 5 करोड़ के पिछले लॉस पड़े हैं उसको वो सेट ऑफ के लिए कंसीडर नहीं करेंगे। जो कॉर्पोरेट सरचार्ज है वो रिड्यूस करके 12% से 7% कर दिया गया है। और डायरेक्ट टैक्सेस में जो इंडिविजुअल्स हैं, जो सैलरीड एम्प्लॉयज हैं, या छोटे हमारे एमएसएमई के छोटे बिजनेसमैन हैं, तो उन लोगों को ये एक्सपेक्टेशन थी कि टैक्स स्लैब रेट्स में कुछ वो राहत मिलेगी, बट ऐसा कुछ नहीं मिला। जो स्लैब रेट्स हैं जो पहले थी एज इट इज रखी हैं उन्होंने। सैलरीड क्लास वालों की कॉल्स आ रही हैं मेरे को, हाँ जी हमें स्टैंडर्ड डिडक्शन का क्या सिस्टम मिला है, तो मैं बता दूं कि स्टैंडर्ड डिडक्शन कुछ इनहांस नहीं हुआ है, जैसे पहले सिस्टम था वैसे ही उन्होंने रखा है। अब स्टैंडर्ड डिडक्शन कोई इंक्रीज नहीं करी है इस बजट में। ये फ्रेंड्स हमारी थी जीएसटी की हाइलाइट्स। तो अब हम आपको डायरेक्ट टैक्सेस की डिस्कस हो गई हैं, जीएसटी की हाइलाइट्स देखिए। जीएसटी में जो टाइम लिमिट टू अवेल आईटीसी अंडर सेक्शन 16(4) एक्सटेंडेड सिल 30 नवंबर ऑफ नेक्स्ट ईयर। पहले क्या थी, अगर आपने आईटीसी नहीं अवेल करा कहीं पे कुछ है तो आप इसको आईटीसी को 30 नवंबर तक अवेल कर सकते थे, नहीं 30 सितंबर तक। अब 30 सितंबर से एक्सटेंड करके इसको 30 नवंबर तक कर दिया गया है। सपोज फाइनेंशियल ईयर किसी का 21-22 का आप आईटीसी है, वो 21-22 में आप नहीं ले पाते, तो आप उसको अगले साल की 30 नवंबर तक ले सकते हैं अपनी जीएसटी ईयर 3B में। नेक्स्ट है एडिशनल कंडीशन फॉर अवेलमेंट ऑफ आईटीसी अंडर सेक्शन 16(2). ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां हैं। जो आईटीसी 16(2) में मिलता था वो अब कब मिलेगा,
अगर मैंने 1 करोड़ की परचेज करी है, उस पर 18% जीएसटी एक है, 18 लाख जीएसटी हो गया। 18 लाख में से अगर 15 लाख मेरी जीएसटी ईयर 2B में रिफ्लेक्ट हो रहा है तो मैं 15 लाख ही ले पाऊंगा। जीएसटी ईयर 2B मेन डॉक्यूमेंट घोषित कर दिया गया है। आपका एक्चुअल क्रेडिट चाहे इससे ज्यादा है तो भी आप जीएसटी ईयर 2B से ज्यादा क्रेडिट नहीं ले पाएंगे। ये एक एडिशनल कंडीशन वो कर दी गई है। कंपोजिशन taxpayers registration can be cancelled suo motu if they have not filed their GST for, अगर नहीं फाइल करी और ड्यू डेट से 3 महीने निकल गए हैं तो उसका सुओ मोटो जो है कैंसिलेशन हो सकता है जीएसटी नंबर का। जो क्रेडिट नोट्स हैं सप्लाई में हमने करी है फाइनेंशियल ईयर में, वो भी 30 नवंबर तक इशू कर सकते हो। अब करंटली कितना अलाउड है? 30 सितंबर तक। 30 सितंबर की बजाय आपको 2 महीनों की टैक्स पेयर्स को राहत दे दी है। एनी रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, कोई गलती रह गई है जीएसटी ईयर 1 में, जीएसटी ईयर 3B में, वो अब आप दुरुस्त कर सकते हैं, रेक्टिफाई कर सकते हैं, करेक्ट कर सकते हैं 30 नवंबर तक अगले फाइनेंशियल ईयर के। जो 2 वे कम्युनिकेशन प्रोसेस था जीएसटी फाइलिंग में वो खत्म कर दिया गया है। अब ड्यू डेट फाइलिंग रिटर्न जो है नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन के लिए वो 13th प्रेस्क्राइब कर दी गई है। सेक्शन 41 ऑफ सीजीएसटी एक्ट इज बीइंग सब्स्टिट्यूटेड सो एज टू कि इसको जो क्लेम है प्रोविजनल बेसिस पे, पहले क्या था प्रोविजनल बेसिस पे हमें क्लेम मिल जाता था कि हाँ जी इतना इतना क्लेम है जी, ये प्रोविजनल बेसिस पे अलाउ कर लो, ले लो आप अपनी रिटर्न्स में बुक्स उसमें। बट अब आप प्रोविजनल बेसिस पे इस क्लेम को नहीं ले पाएंगे। सो एज टू लेवी ऑफ लेट फी फॉर डिले, जो टीसीएस की रिटर्न है उसके लिए है। सेक्शन 49 ऑफ सीजीएसटी एक्ट इज बीइंग अमेंडेड so as to provide restriction for utilizing, जो restrictions हैं उससे रिलेटेड सेक्शन 49 जो सीजीएसटी का है कि इसको कैसे यूटिलाइज करना है क्या है, उसको अमेंड करा गया है। सेक्शन 49 में जो ट्रांसफर ऑफ अमाउंट अवेलेबल इन ई कैश लेजर ऑफ ए रजिस्टर्ड पर्सन, अब एक रजिस्टर्ड पर्सन है उसकी 2 बिजनेस एंटिटीज हैं। पहले में सपोज वो न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट बुकिंग की एजेंसी है, दूसरी उसकी कोई मैन्युफैक्चरिंग की है, अलग अलग उसने जीएसटी नंबर्स लिए हुए हैं। तो इससे यही समझ में आता है कि वो जो ट्रांसफर ऑफ अमाउंट अवेलेबल इन ई कैश लेजर, वो एक ई कैश लेजर में नंबर में पड़ा है तो वो दूसरी ई कैश लेजर में ट्रांसफर कर सकता है। सेक्शन 49 ऑफ सीजीएसटी एक्ट इज बीइंग अमेंडेड सो एज टू कि जो ये है प्रेस्क्राइब मैक्सिमम प्रोपोर्शन ऑफ आउटपुट लायबिलिटी, जो है कितनी हम अपनी जो मेरी लायबिलिटी है उसमें से मैक्सिमम कितनी लायबिलिटी मैं क्रेडिट लेजर से डिस्चार्ज कर सकता हूं, इसके लिए इसमें अमेंडमेंट्स करी गई हैं। इज बीइंग सब्स्टिट्यूटेड, जो 53 है वो 1 जुलाई 2017, इससे पीछे चल के उन्होंने जब से ये जीएसटी का जन्म हुआ है तब से लेके उन्होंने चेंज कर दी है कि भैया इंटरेस्ट लगेगा 18% अगर इनपुट टैक्स क्रेडिट रॉन्गली अवेल किया या रॉन्गली यूटिलाइज करा। यानी कि उन्होंने 5 साल पीछे चले गए इस चीज़ को अमेंड करने के लिए। बाई चांस आपने 2017 में कोई रॉन्गली अवेल करा या रॉन्गली यूटिलाइज करा तो वो सारा आपका अभी टैक्स हो जाएगा और उस पर इंटरेस्ट लगेगा 18%। रिफंड क्लेम ऑफ एनी बैलेंस शैल बी मेड अवेलेबल, अगर मेरे पास कैश लेजर में कोई अमाउंट पड़ा है तो उसके रिफंड की सुविधा दी गई है। अब ये है कि पहले अगर किसी ने गलती से डिपॉजिट करवा दिया तो उसमें पड़ा है तो कोई उसका ऐसा सिस्टम नहीं था कि अब ये सिस्टम बन गया कि आपने डिपॉजिट करवाया तो वो रिफंड हो सकता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है अब नोटिफाई कर दिया 18%, ये भी रेट्रोस्पेक्टिव वे में नोटिफाई करा है। आपने जो इनपुट टैक्स क्रेडिट अगर गलती से लिया गया है
जहाँ वो गलती से आपका गलत यूटिलाइज हुआ है तो उसके लिए पेनल इंटरेस्ट देना पड़ेगा। प्रेस्क्राइबिंग कंडीशंस एंड रिस्ट्रिक्शंस, इसमें ये है कि आप लोगों को ऑडिट करके ये चीज़ देख लेनी चाहिए, अगर कोई लाइबिलिटी बनती है वो एडवांस में पे कर देनी चाहिए, नहीं तो ये इंटरेस्ट और ये चीज़ बन के बहुत बड़ी अमाउंट बन जाएगी। जो डिटेल्स हैं आउटवर्ड सप्लाईज की जीएसटीआर 1 में या इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी में, उसके लिए कंडीशंस और रिस्ट्रिक्शंस कुछ प्रेस्क्राइब करी हैं। और अलाउ ट्रांसफर ऑफ अमाउंट्स अवेलेबल इन इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर 1 GSTN 2 यू ट्रांसफर ऑफ अमाउंट अवेलेबल एक कलेक्टर, ये हमने डिस्कस कर ही लिया टू अनदर GSTN विद इन सेम पैन भी है सेम है तो आप इसको ट्रांसफर कर सकते हो, जो कैश लेजर में आपका अमाउंट पड़ा है उसमें भी है। ये थी आपकी महत्वपूर्ण जानकारियाँ सारी जो जीएसटी एक्ट के अंडर हुई हैं। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि ये जीएसटी में यहाँ से शुरू हो रही हैं हमारी आईटीसी से रिलेटेड, तो भरपूर उन्होंने जी लगा के रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज करी हैं। इसमें 1 बाय 1 अगर आप देखें तो उसमें क्लासेस में काफ़ी ज़्यादा उन्होंने वो कर दिया, रिस्ट्रिक्शंस को लॉ में ले आए हैं। तो उसको और कुछ एक सिंप्लीफाई करने के भी जो इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर है या क्रेडिट लेजर है वो करी है। और एक हरासिंग क्लास ये भी है कि आपकी गलती अगर 2017 में भी हुई है तो सारा कुछ कर करा लिया तो उसके बाद भी आपको इंटरेस्ट लग सकता है। इसमें एक तरफ तो बात सिंप्लीफिकेशन जब बिजनेस फैसिलिटेशन की करी गई है, उसके तहत इन्होंने ऑडिट बंद करवा दी। अब ऑडिट बंद होने के बाद ये लोग बैक डेट से इंटरेस्ट की प्रोविजंस लगा रहे हैं। इट्स बेसिकली नॉट फेयर। हाँ जी फ्रेंड्स, थर्ड फेज में हम डिस्कस कर रहे हैं अदर हाइलाइट्स। ये जो अदर हाइलाइट्स हमने इसमें सिलेक्ट करके वो वाली रखने की कोशिश करी है जो बिजनेस को काफ़ी फैसिलिटेट कर सकती है। इसमें क्या है कि ई पासपोर्ट है, विल बी रूल्ड आउट। जो ई पासपोर्ट की सुविधा देंगे डिजिटल रूपी की ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को यूज़ करके ये आरबीआई इशू करेगा। इससे हम लोग मतलब काफ़ी अपनी इकोनॉमी को बूस्ट मिल सकता है। डिजिटल यूनिवर्सिटी सेटअप होएगी। इमरजेंसी जो क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम थी कोविड के टाइम्स में शुरू करी थी, तो इसको मार्च 2023 तक जो है एक्सटेंड कर दिया गया है। और ट्रेन्स कुछ एक लॉन्च की गई हैं, गति शक्ति का इन्होंने सिस्टम शुरू करा है। और ECLGS यू है प्रोवाइडेड, ये वही इमरजेंसी क्रेडिट गारंटी लाइन और क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस के लिए इन्होंने वो शुरू करा है टू बी द रिक्वायर्ड फंड इन्फ्यूशन। और ट्रांसपोर्ट लॉजिस्टिक्स को इन्होंने काफ़ी इम्प्रूवमेंट करने के लिए करा है। तो पब्लिक जो इसकी प्रोडक्टिविटी लिंक्ड इंसेंटिव है कुछ सेक्टर्स में वो कर रहे हैं, कार्गो टर्मिनल्स वगैरह का दिखा है। और जो MSMEs के डिफरेंट प्लेटफार्म्स हैं उसको इंटरलिंक करने की बात करी गई है। और जो पोस्ट ऑफिसेज हैं इसका ये है कि कोर बैंकिंग से इनको वो कर दिया जाएगा, लिंक कर दिया जाएगा। EVs जो पुश करेंगे वह बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी, और बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी ब्रॉट आउट होएगी एंड इंटर ऑपरेशनल सर्विस विल बी फॉर्मुलेटेड। 1 नेशन 1 रजिस्ट्रेशन का कंसेप्ट भी होएगा। ये मतलब होएगा कि एक बार पूरे इंडिया में जो रजिस्ट्रेशन होगी वो वैलिड होएगी। ये मतलब काफ़ी ईज वो काज करेगा। और 68% जो कैपिटल प्रोक्योरमेंट है हमारी डिफेंस के बजट के लिए वो इम्पोर्ट नहीं होएगी। तो उससे क्या होगा कि जो मेरे लोकल जो मेरी मेक इन इंडिया है उसको प्रोत्साहन मिलेगा। टू अचीव सोलर पावर को बाय 2030 इन्होंने अचीव करने के लिए 280 GW एडिशनल एलोकेशन जो है 19,500 टुवार्ड सोलर PLI की टुवार्ड्स करी है। तो ये थे फ्रेंड्स डिटेल्ड हमारे व्यूज़ या हमारी हाइलाइट्स बजट 2022 के लिए। फ्रेंड्स इसकी जो पूरी प्रेजेंटेशन है इसको हमने अपना जो है वेब लिंक इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में शेयर कर दिया है, तो आप इसको वहाँ से
जो है डाउनलोड कर सकते हैं। और आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं, हम इमीडिएट बेसिस पे आपकी क्वेरी को एड्रेस करेंगे। अगर आपको लगता है कि इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण कुछ चीज़ें हैं जिनका एक अलग से आपको वीडियो चाहिए, तो अगर आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में मेंशन करेंगे कि इसका, तो हम उन टॉपिक्स पे अगर 5-7 वीडियो हमें अलग से बनाने पड़ते हैं तो हम वो भी बनाएंगे। फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को मैक्सिमम अपने फेसबुक ग्रुप्स, व्हाट्सएप ग्रुप्स, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, सो दैट मैक्सिमम जानकारी जो है नॉलेज स्प्रेड हो सके, लोगों को जानकारी हो सके और मैक्सिमम लोगों को फ़ायदा हो। और फ्रेंड्स, इन दी एंड हमें मोटिवेट कीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल टैक्स एक्सपर्ट MK गुप्ता को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल का आइकॉन दबाइए, सो दैट जब भी कोई नया वीडियो हमारा अपलोड हो, साथ में ही आपको नोटिफाई हो सके। थैंक यू फ्रेंड्स।